आते हैं जिनका नाम है सूरज बौद्ध जी, जो कि इस टाइम वो उनको आज़ाद समाज पार्टी का और भीम आर्मी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया है। और आज वो मेरे साथ हैं संत कबीर नगर जिले में। आपको बताना चाहता हूँ सूरज भैया, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आपसे मेरा सवाल रहेगा कि कंगना रनावत जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है मेरे ख्याल से। कंगना रनावत ने संविधान को लेकर और बहुजन समाज को लेकर काफी ज्यादा उसने टिप्पणी की, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष भाई, मैं आज़ाद समाज पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जी जी जी। दूसरा, जैसे आपने कहा कंगना रनावत काफी जाना पहचाना है। जी जी। फिल्म देखते हैं आप उनका? नहीं कभी देखें। अच्छा, तो देखिए, कंगना जी से मेरा कोई जमीनी विवाद नहीं है, उन्होंने हमारा जमीन नहीं हड़पाया। जी जी। चूंकि कंगना जी ने संविधान के खिलाफ बोला, जी, मैं इसकी भी कदर करता हूँ। आपने जी। कुछ बोला इसलिए कि हजारों साल से महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था। जी जी जी। बाबा साहब के संविधान ने महिलाओं को बोलने का अधिकार दिया, जी। इसलिए आपने बोलना शुरू किया, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। जी अगर आप संविधान के खिलाफ भी बोल रही हैं, संविधान की आलोचना कर रही हैं, तो यह हक आपको संविधान देता है। जी जी। इसकी भी मैं इज्जत करता हूँ। जी लेकिन जब आप कहती हैं कि इस देश में जातिवाद खत्म हो गया है, जी। इस देश में शोषित वंचित समुदाय को आरक्षण की जरूरत नहीं है, जी तब एक जरूरत शुरू होती है कि इस पर एक खुली बहस होनी चाहिए। जी। मैंने कंगना जी के सम्मान का बाकायदा कद्र करते हुए सिर्फ एक बात बोला था कि आपके अंदर अगर एक आपका क्षत्रिय गुमान आहत न हो, जी जी। तो आप मुझ जैसे शूद्र अछूत से डिबेट कर सकती जी। हैं और हार स्वीकार कर सकती हैं, क्योंकि जीतने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी जी। तो इसीलिए मैंने कंगना जी से पूरा बहस का श्रृंखला छेड़ा हुआ था और जी। अंत तक कंगना जी ने हमको ब्लॉक कर दिया। जी। तकलीफ है कि उनका बकवास आजकल मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, पर कोई नहीं। और आजकल सर अपने समाज में, बहुजन समाज में दिन प्रतिदिन समाज के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी राम राज को आगे करके चुनाव लड़ी हुई थी, जी जी। तो शोषित वंचित समुदाय को उसी वक्त समझ लेना चाहिए कि राम राज में जी तमाम शंभुकों का हत्या होगा। जी जी। वह शंभुक जो लोगों को शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, उनकी हत्या होगी। जी जी। और वह तमाम छात्र जी जो शोषित वंचित समुदाय से हैं, लेकिन अगर वो धनुष चलाना चाहते हैं, वो विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, वो वकील बनना चाहते हैं, तो पत्रकार बनना चाहते हैं, तो एकलव्य की तरह उनका गला घोटा जाएगा, उनका अंगूठा काटा जाएगा। जी। हमारे लोग इस बात को नहीं समझ पाए। जी। इस बात का नुकसान समाज को झेलना पड़ा, इस बात का नुकसान आज पूरे भारत देश को झेलना पड़ रहा है। जी आजाद समाज पार्टी की जो मांग है जी। और आजाद समाज पार्टी की जो लड़ाई है, जी बहुजनों के नेतृत्व में राष्ट्र का निर्माण। जी। क्योंकि हजारों साल से शोषित वंचित समुदाय सत्ता से बाहर रहा हुआ है और शासक जाति के लोग, जिसे सवर्ण जाति के लोग कहते हैं, वो सत्ता में रहे और उन्होंने इस देश का सत्यानाश किया। खास करके जब से मुल्क में संविधान लागू हुआ, बराबरी सुनिश्चित होना चाहिए था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना स्थापित होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या हुआ? हमारे हिस्से में जुल्म मिला, नसीब मिला, हमारे हिस्से में अलगाव मिला, हमारे हिस्से में छुआछूत मिला, हमारे हिस्से में हमारी बहनों का बलात्कार मिला, हमारे हिस्से में गरीबी मिली और उनके हिस्से में संपन्नता मिली। तो उसी जुल्म जाति के खिलाफ हम सबको गोलबंद होना है और राम राज की असलियत को समझना है। बाबा साहब पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट लिखते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र आएगा, वह शोषित वंचित समुदाय के लिए और भारत के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा, विनिष्ट साबित होगा, और उसे किसी भी सूरत पर रोकना है। आज भी चाहे हिंदू राज हो या राम राज हो, धर्म की बुनियाद पे जो भी शासन स्थापित होगा उसको रोकना। और सर सरकार इस टाइम मैं देख रहा हूँ कि जो भी सरकारी चीज है, ट्रेन से लेके हर किसी चीज को प्राइवेट कर रही है। इस पे क्या बहुजन समाज के लोगों का क्या असर पड़ेगा? बहुजन समाज के लोगों पे मुझे वो दौर याद है जब 2014 में जी इस देश की मीडिया नरेंद्र मोदी को भारत का भगवान बनाई हुई थी। जी जी। भारत का आका बनाई हुई थी और जी। मीडिया उसकी प्रचारक बनके वो नारा लगा रही थी जी कि ऐसा लगता है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक ऐसा नारा है जिस धरती पर पहली बार पैदा हुआ। जी जी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारत का पुर्जा बेच दिया। जी। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले रेलवे को उन्होंने बेच दिया। जी। उसके बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले बैंकों को उन्होंने बेच दिया। जी उन्होंने सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी संस्थानों को बेचना शुरू किया। मोबाइल के BSNL से लेकर गेल, बेल, ONGC सबको बेच दिया। जी जी। देश में कुछ बचा नहीं। जी।
दरअसल जब निजीकरण लाया गया था तो ये वास्तव में मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ ही निजीकरण लाया गया था। और आज जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह मनुस्मृति को मजबूत करने जैसा है, ये शोषित वंचित समुदाय को शिक्षा और संपन्नता से दूर करने जैसा है। इसके खिलाफ मैं आपको बता दूं कि 24 सितंबर आपको पता है कि बहुत ऐतिहासिक दिन है। 1932 में बाबा साहब के साथ पूना पैक्स हुआ था, जिसमें बाबा साहब की उम्मीदों पर कादियान कंपनी ने धोखा दिया था। तो 24 सितंबर को हम सरकारी कंपनियों का या सरकारी क्षेत्रों का जो निजीकरण है उस पर रोक लगाए जाने के लिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण को बहाल करने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के द्वारा राष्ट्रव्यापी ज्ञापन का आह्वान दिया गया है। और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। हमारी ये मांग है और इसका हम अमल कर रहे हैं। सर, योगी सरकार 5 साल के लिए जो भी सरकारी नौकरी है उत्तर प्रदेश के अंदर उसको संविदा पे रख रही है 5 साल के लिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे क्या असर पड़ेगा? देश पे क्या असर पड़ेगा? उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा जो लोग लॉकडाउन की वजह से पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ लॉकडाउन में, इससे क्या असर पड़ेगा उन लोगों दिनेश भाई, 4 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बयान आया नोटिफिकेशन, और उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि सरकार के पास फंड नहीं है जी, और फंड को कम करने के लिए, बजट को कम करने के लिए अब सरकारी विभागों में नई नियुक्तियां नहीं की हैं। जी, ये है फरमान है जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, यानी कि केंद्र सरकार ने भी फैसला सुना लिया कि अब नई नियुक्तियां नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार क्रूरता के पैमाने को थोड़ा सा लांघ गई, उसने कह दिया कि अब जो है सभी की नियुक्तियां जो है 5 साल के लिए ग्रुप बी सी डी सबकी सारी नियुक्तियां 5 साल के लिए संविदा पर होंगी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आज पेरियार साहब का जयंती है और पेरियार साहब की जयंती अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। जो शोषण वंचन के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, मुल्क में समानता स्वतंत्रता स्थापित करने के सबसे बड़े अगुआ माने जाते हैं, तो उनके जन्मदिन के दिन हम लोग इस बात का प्रण भी लेते हैं। इस बात का प्रण इसलिए भी लेते हैं कि अगर हमको संविदा पे रख रहे हैं, 5 साल के संविदा पे रख रहे हैं, तो छात्रों को, युवाओं को, बेरोजगार छात्रों को ये फैसला लेना पड़ेगा कि हमको 5 साल के लिए संविदा पे रख रहे हैं, हम उनको 50 साल के लिए विदा कर देंगे। तभी इस मुल्क को बचाया जा सकता है यह सत्ताखोरों से और और सर, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है और उनके बहुत सारे वादे थे कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, लेकिन आज उनका बर्थडे आ गया है लेकिन अच्छे दिन नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से उनके लिए अच्छा दिन आया कि इस देश के लिए अच्छा दिन आया, बस इतना बताइए। देखिए, आज दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, भारत के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब के सहयोगी, बाबा साहब के मजबूत स्तंभ पेरियार साहब का जन्मदिन भी है। जी। और दुर्भाग्य है कि आज एक ऐसे व्यक्ति का भी जन्मदिन है, दुर्भाग्य मतलब मैं भाग्य की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति का भी जन्मदिन है जिसने भारत को बेरोजगारी दिया, जिसने भारत के हिस्से में गरीबी दिया, जिसने भारत के हिस्से में छात्रों पर दमन दिया, शोषित वंचित समुदाय पर दमन दिया, अच्छे दिन के नाम पर शासक जातियों को अच्छे दिन दिया, शोषित वंचित जातियों को बुरे दिन दिया। तो आज के दिन हम लोगों ने एक और फैसला लिया है कि हम उनके नरेंद्र मोदी के सम्मान में उनके छात्र विरोधी फैसलों को देखते हुए, उनके गरीब विरोधी फैसलों को देखते हुए उनको सम्मानित करने के लिए आज के दिन हम लोगों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस दिया है। और आज पूरे देश भर में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। बेरोजगार छात्र इकट्ठा होकर के राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी के लिए यही सबसे बड़ा सम्मान है और इस प्रतिबद्धता के साथ हम सब मना रहे हैं कि थाली ताली बजाएंगे और तुम्हारा कान खटखटाएंगे। थाली ताली से कोरोना नहीं भगाएंगे, लेकिन थाली ताली से ये बताकर करेंगे कि हमें गुस्सा है। ये तो कल थाली ताली पीट रहे हैं, कल तुम्हारा डंका भी पीटेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि थाली बजाओ और घंटी बजाओ, मतलब जो भी कुछ कहा उन्होंने, तो लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने बजाया। लेकिन जब देश के जो लोग बेरोजगार थे, वो अपने रोजगार पाने के लिए जब वो लोग थाली बजाए, रोड पर बजाए, तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनकी जबरन गिरफ्तार किया, उनके ऊपर मुकदमा लादा गया। ये इसमें क्या सरकार, इसमें क्या ये नीति लगा रही है? आप ये देखिए, जब पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों की हड्डियां तोड़ी जाती हैं जी, जब पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों की सर फोड़े जाते हैं जी, तब मीडिया उठ नहीं करती है। लेकिन कंगना का एक छोटा सा घर तोड़ा जाता है,
मीडिया ऑफ करती है, और 48,000 झुग्गी झोपड़ियों का जब घर हटाया जाता है तब कोई नहीं उठता जी। यह देश है जहाँ पर मूर्ख लोग बैठे हुए हैं और धर्म की आड़ में हमारे लोग ही मूर्ख बने हुए हैं। मैं पुलिस प्रशासन की बात क्या करूं, जब थाली बजाकर कोरोना भगाने की बात आई थी तो हर घर से थाली बजा रहे थे लोग, हर घर से दिया सलाई जला रहे थे। लेकिन जब बेरोजगार छात्रों ने कहा कि थाली बजा के हमारा समर्थन करो, लेकिन तब सारा लोग, सारा समाज जो है थाली ताली नहीं बजाए। अब डंडे बजे ये छात्रों का समस्या समझने वाला, शोषित वंचित समुदाय को की समस्या समझने वाला ये देश रहा ही नहीं है। ये देश निहायत अंधविश्वासी बन चुका है, ये देश निहायत जातिवादी बन चुका है। और इसी जातिवादी, इसी अंधविश्वासी व्यवस्था के खिलाफ हम सभी को गोलबंद होना है। पुलिस प्रशासन जो आज हम पे लाठियां बरसा रही है, पुलिस प्रशासन को ये समझना होगा कि तुम्हारी नियुक्ति भी उसी वैकेंसी से हुई जिसके लिए छात्र लड़ रहे हैं। जिन छात्रों पे तुम लाठी बरसा रहे हो, कल तुम वही छात्र थे और उसी मांग के लेकर तुम सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, तब तुमको आज वहाँ पर नौकरी मिली हुई है। तो अगर तुम लाठी बरसा रहे हो तो ये मत भूलो कि यही छात्र कल सत्ता में भी जाएंगे, यही नौजवान कल सत्ता में भी जाएंगे। आज बेरोजगार हैं लेकिन हमेशा बेरोजगार नहीं रहेंगे। हक अधिकार की आवाज यही छात्र है। सर, कंगना रनावत इस समय ज्यादा करके हाईलाइट है सिर्फ एक चीज को लेकर, सुशांत राजपूत को लेकर। मैं मानता हूँ सर, सुशांत राजपूत जी के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत है, ये निंदनीय है। उसके ऊपर सीबीआई जांच लग गई, लेकिन जब हमारे देश के अंदर पुलवामा में जब अटैक हुआ, हमारे देश के इतने ज्यादा जवान शहीद हो गए और सरकार उस पर सीबीआई जांच नहीं लगाई, अभी तक नहीं जांच लगाई। अभी तक रिपोर्ट में यही पता चला है कि जी सुशांत सिंह के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, जी सोसाइटी के साथ कोई जाति भेदभाव नहीं हुआ, उनके साथ कुछ उस तरह से नहीं हुआ। रही बात नेपोटिज्म की, तो देखिए बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, बॉलीवुड में सवर्णा नेपोटिज्म है, जिसमें सवर्ण जाति के लोग हैं और सवर्ण जाति के लोग आपस में बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं। रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई का पूरा फुल फॉर्म है ना कास्टिस्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो मैंने उसका नाम दिया है, वो जातिवादी संगठन है। इस देश में पठानी टोला कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, खैरलांची कांड हुआ, कभी सीबीआई जांच नहीं हुआ। शोषित वंचित समुदाय पर जितने जुर्म हुए कभी उसकी सीबीआई जांच हुई, न तो पायल तड़वी की हत्या की सीबीआई जांच हुई, न तो रोहित मेमुला की हत्या की सीबीआई जांच हुई। तो सीबीआई जांच दरअसल हमेशा सवर्णों या फिर सेलिब्रिटियों को कह लीजिए आप, जो बहुत हाई तबके के लोग हैं, उनके मसले में सीबीआई जांच होती है। हमारे मुद्दों पर कभी सीबीआई जांच नहीं होती। यही फैक्ट है। और सीबीआई पूरी तरह से जातिवादी गिरोह बन चुका है। और इस समय आपके चंद्रशेखर आज़ाद भाई और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कहां तक पहुंची है और किस दिशा में जाएगी, ये आप बहुजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मनीष भाई, आप उस भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन मूवमेंट के अभी हिस्सा हैं और मजबूत हिस्सा है, मजबूत कड़ी हैं। और मुझे आप भाइयों पर बहुत नाज है कि आप सब शोषित वंचित समुदाय की आवाज़ उठाते हैं। देखिए, इस बात का एहसास आप सभी को होगा कि भीम आर्मी ने लोगों में एक आक्रोश पैदा किया है, भीम आर्मी ने लोगों में एक चेतना पैदा की। बाबा साहब कहते हैं कि सिर्फ असंतोष होना क्रांति के लिए काफी नहीं कि आप किसी बात के लिए गुस्सा हो जाए, उसके लिए आंदोलन कर जाएंगे, नहीं, चेतना भरना जरूरी है। भीम आर्मी के आने से लोगों में आक्रोश और असंतोष फैली है। अब चेतना का विस्तार हम लोग तेजी से उसमें कर रहे हैं। साहब कांसीराम का जो चेतना है, बाबा साहब का जो चेतना है, और आज के युवाओं की जो एक क्रांतिकारी सोच है, अगर ये दोनों मिल गए, आज के युवा बाबा साहब की चेतना को, शाह कांसीराम की चेतना को, अपने पुरखों की चेतना को एडॉप्ट कर पाए, लेकिन मानिए न तो सत्ता दूर है, न तो कोई व्यवस्था दूर है, और बाबा साहब के बच्चे उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, न तो रुक रहे हैं, न तो झुक रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वह लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, हाई स्कूल पढ़े, इंटर पढ़े, BA पढ़े, लेकिन वो शासन प्रशासन से भिड़ने का वादा रख रहे हैं। ये आंदोलन है और यकीन मानिए बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे YouTube चैनल पे आए। और बहुत बड़ी बात है मैं आपके साथ बैठा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत दिन से आपको देख रहा था लेकिन आपसे मिल नहीं पा रहा था, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है और नाज है वाकई में। बहुजन समाज के भाई लोग, ऐसे सूरज बहुत जैसे लोग हमारे बहुजन समाज में हैं, जो कि ट्विटर से लेके, फेसबुक से लेके, यूट्यूब से लेके, न्यूज़ से लेके, किसी भी मायने में कोई भी आकर कहीं पे भी आजमा सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मेरे वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय भीम।